300 प्लस कैंडिडेट्स जो हमारे इंस्टीट्यूट जोरबा क्लासेस से अलग अलग फोर्सेस में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जॉब कर रहे हैं। उससे पहले मैंने एनडीए के एग्जाम क्लियर करे हैं, केएस का प्रीलिम्स 2-3 बार क्लियर करा है, आईएएस का भी एक बार प्रीलिम्स मैंने क्लियर किया था। मेंस में मेरा नहीं हो पाया, एक जेकेपीएसआई का और एक फाइनेंस डिपार्टमेंट में अकाउंट असिस्टेंट का। जी। तो इसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और जब इसका रिजल्ट आया तो मैं दोनों लिस्ट में टॉप 100 में था। जैसे मेरा ये होता था कि जब मैंने नया स्टार्ट करना है ना, तो नेहा से पहले जैसे मेरी 3 घंटे की अगर स्टडी है तो उसमें से लगा लो ऑलमोस्ट 50% मेरा रिवीजन में जाता। जब तक मैं पिछला रिवाइज नहीं कर लूँ मैं आगे नहीं चाहता था, मतलब इवन कि जो कल पढ़ा है पहले वो रिवाइज करूंगा फिर नया पढ़ूंगा। जैसे आज मैंने कोई चीज पढ़ी है ना, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे को ज्यादा लंबे टाइम के लिए रिटेन रहे, तो उसके लिए क्या करना होता है, जो आज पढ़ा ना उसको कल एक बार रिवाइज कर लो। जी। कल हो गया, फिर उसके 7 दिन के बाद फिर से उसी टॉपिक को, मैं एक टॉपिक की बात कर रहा हूँ, उस ओके। टॉपिक को मुझे 7 दिन के बाद भी रिवाइज करना है, फिर 14 दिन के बाद भी उसको रिवाइज करना, और लास्ट में मंथ के बाद एक बार रिवाइज करना। तो अगर ये 4 रिविजन्स में एक मंथ के अंदर उसको दे रहा हूँ तो वो ज्यादा लंबे पीरियड के लिए रिटेन रहता है। जो मेन रिवीजन आपकी होती है ना कम्पिटिटिव एग्जाम से पहले, उस पे अगर कोई बच्चा एमसीक्यूज पे ज्यादा जोर दे रहा है ना, तो उसके सिलेक्शन के जो चांसेस होते हैं वो दूसरे के मुताबिक 50% बढ़ जाते हैं। तो मैं आपको बोलूँ, फेलियर आज की डेट में अगर कोई बच्चा गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर रहा है ना, जो तो उसको एट द वेरी बिगनिंग आपके अपने माइंड में एक चीज बिठा के रखनी है कि फेलियर इज अ पार्ट। देखो, गवर्नमेंट एग्जाम में कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जैसे अगर आज आप एक एग्जाम दे के आए हो ना, तो आपको एक दिन की रेस्ट नहीं करनी है, आपको नेक्स्ट डे से नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करनी है। जो इस तरीके से चलता है तो वो 1-2 साल के अंदर गवर्नमेंट जॉब में कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉक्स विद विवेक रनियाल में। आज हमारे साथ है स्वतंत्र शर्मा, जिन्होंने खुद बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की परीक्षाएं पास की हैं और अब तक 250 से ज्यादा स्टूडेंट्स को सरकारी नौकरी दिलवा चुके हैं। इस पॉडकास्ट में जानेंगे कि उनकी तैयारी की कहानी, उनकी मेहनत की रणनीति और वो तरीके जिनसे आज का युवा भी सफल हो सकता है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं बातचीत। पहले तो स्वतंत्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टॉक्स विद विवेक रनियाल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। स्वतंत्र भाई, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी जर्नी कैसी रही, और आपने कब सोचा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए, और कौन कौन से एग्जाम आपने अभी तक क्लियर करे हैं? मैं अपना बताऊं तो मैं जम्मू कश्मीर राज्य के जिला कठुआ से हूँ। अपनी जो एजुकेशन थी, हायर सेकेंडरी एजुकेशन, वो मैंने कठुआ जेके बोर्ड, जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से कंप्लीट की। 12th के बाद मेरा मन था कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए जाऊँ। तो बेसिकली अगर मैं स्टार्टिंग से बताऊं तो मेरा मन था कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंटेंट बनूं। तो उसके लिए एक पेपर होता है, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, सीपीटी करके। तो वो मैंने क्लियर कर लिया था, तो मेरी जर्नी स्टार्ट होने वाली थी चार्टर्ड अकाउंटेंट की। तो उससे उसके उस दौरान ही मेरे सारे दोस्त जो थे वो इंजीनियरिंग के लिए जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने मेरे को कन्विंस कर लिया इंजीनियरिंग के लिए। तो वो मेरा माइंड थोड़ा सा शिफ्ट हुआ उस टाइम पे, मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी छोड़ के फिर मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले ली। तो मैंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से। तो जी। जैसे मेरी बीटेक कंप्लीट हुई तो मेरा कॉर्पोरेट सेक्टर में ज़्यादा ध्यान गया। तो फिर मैंने प्लेसमेंट ड्राइव्स में भी पार्टिसिपेट किया। तो प्लेसमेंट ड्राइव के दौरान ही मेरा कोई 3-4 अच्छी कंपनीज में सिलेक्शन हुआ। जी। जैसे विप्रो में, कॉग्निजेंट में, गोदरेज की भी मैं वेटिंग लिस्ट में था। बट ज्वाइनिंग से पहले आपको बताऊं कि मैं थोड़ा होम सिक टाइप बंदा था, कि मेरे को ना, जैसे मैं हॉस्टल में भी 4 साल रहा तो वो बड़ा टफ पीरियड था मेरे लिए। तो जी। सडनली मेरा मूड चेंज हुआ तो मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर ज्वाइन नहीं किया और मैं घर आ गया। फिर जैसे घर आया तो मेरा सिविल सर्विसेज में ज़्यादा ध्यान था। तो 2016 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। फिर तब से ही मैंने अपना ये कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में अपना फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दिया। तो पहला अटेम्प्ट में मैंने प्री क्वालिफाई कर लिया 2-3 महीने की प्रिपरेशन में। तो किसी कारणवश वो एग्ज़ाम बड़ा डिले हुआ, मेरा थोड़ा फोकस भी हटा उस दौरान, तो मैं मेंस में नहीं कर पाया। तो उसके बाद जब अगला केएस का एग्ज़ाम हुआ उसमें भी मेरा प्री क्वालिफाई हुआ बट मेंस में नहीं हो पाया। तो उस टाइम पे मेरा थोड़ा सा जो रुझान था वो टीचिंग में गया। तो ओके। 2019 के अराउंड मैंने अपना टीचिंग करियर स्टार्ट किया।
तो पहले मैंने एक प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, तो वहां मैंने देखा कि बहुत सारे बेचारे गरीब करके बच्चे हैं, है ना, जो लो लेवल के बच्चे होते हैं, जिनका फिजिकल तो बड़ा अच्छा रहता है बट वो कहीं ना कहीं कम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन में नहीं हो पाता उनका। तो एग्जैक्टली। पता नहीं मेरे अंदर से एक जिज्ञासा आई कि नहीं, खुद तो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जो आपने खुद तैयारी की है उसका थोड़ा सोसाइटी को भी योगदान होना चाहिए। तो ऐसे ही मैं बोलूँ कि एक्सीडेंटली मैं टीचिंग फील्ड में आ गया। मैंने वहाँ एक बैच स्टार्ट किया, तो मेरे को कोई टीचिंग एक्सपीरियंस उससे पहले तो था नहीं, बट फिर भी मैंने स्टार्ट किया। तो मेरे पास आर्मी का बैच है, छोटा बैच होता है, तो अराउंड 50 बच्चे होते थे मेरे पास उसमें। तो मान लो कि गॉड की ग्रेस से वो बैच बहुत अच्छा गया, उसमें 50 में से 49 बच्चे मेरे सेलेक्ट हो गए। वाह। मतलब 99 लगा लो, 95 99% मेरा उसमें सिलेक्शन रेट रहा। तो वो जो एक्सपीरियंस था वो उसने मेरा पूरा फोकस चेंज कर दिया। तो उस दौरान मैं मतलब अपना कम्पिटिटिव साइड छोड़ के मेरा पूरा रुझान किस में आ गया, ये टीचिंग लाइन में, क्योंकि उसमें मजा भी था, अ, सेवा भी थी, सोसाइटी के लिए कुछ करने का जो योगदान भी था। तो वो मेरा पूरा रुझान शिफ्ट हो गया। तो फिर मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट छोड़ के अपना एक कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, क्योंकि जो मैं देख रहा था कि यहाँ पे जितने भी इंस्टीट्यूट थे, बहुत सारे बेचारे गरीब घर के जो बच्चे थे वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, और जिसकी वो वही 4 5 6 हज़ार की फीस के चक्कर में वो उनका चयन नहीं हो पा रहा था। तो मेरे अंदर एक कंसेप्ट था कि मैं खुद स्टार्ट करूं, खुद से पढ़ाऊं, और हर एक बच्चे को मौका मिले। मतलब हम्म। पैसा जो था वो बाय प्रोडक्ट था, वो मतलब एक सेकेंडरी चीज थी मेरे लिए। मेरा एम ये था कि जो भी बच्चे पैसों के अभाव के चक्कर में अपनी नौकरी नहीं ले पा रहे, उनके लिए कुछ किया जाए। तो मैंने अपना ही एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, जोरबा क्लासेस के नाम पे। स्टार्टिंग में तो मैं अकेला ही टीचर था वहाँ, मैं ही पढ़ाता था, सब सब्जेक्ट्स में ही पढ़ाता था। धीरे धीरे भगवान की कृपा से इतनी ग्रेस रही भगवान की कि अभी 2021 में मैंने स्टार्ट किया था, अभी 2025 रनिंग है। तो अभी तक 300+ बच्चे हमारे विभिन्न विभिन्न डिपार्टमेंट में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, भगवान बिग की कृपा से अचीवमेंट। मैं बोल रहा हूँ। बिग अचीवमेंट। तो 300+ कैंडिडेट्स जो हमारे इंस्टीट्यूट जोरबा क्लासेस से अलग अलग फोर्सेस में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वो जॉब कर रहे हैं। और अगर मैं अपने एग्जाम्स की बात करूं तो 2019 के बाद मैंने कम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट करना, जब से मैंने टीचिंग स्टार्ट की तो मैंने बहुत कम कर दिया। उससे पहले मैंने एनडीए के एग्जाम क्लियर करे हैं, केएस का प्रीलिम्स 2 3 बार क्लियर करा है, आईएएस का भी एक बार प्रीलिम्स मैंने क्लियर किया था, मेंस में मेरा नहीं हो पाया। फिर उसके बाद टीचिंग के साथ साथ घर वालों का भी प्रेशर था कि भाई नहीं, खुद भी आप प्रिपरेशन करो, खुद भी एग्जाम दो। तो उस टाइम पे दो जेएंडके में दो एग्जाम थे, वो आपको भी पता होगा, एक जेकेपीएसआई का और एक फाइनेंस डिपार्टमेंट में अकाउंट असिस्टेंट का। जी। तो इसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, और भगवान की ग्रेस की वजह से और थोड़ी बहुत अपनी मेहनत की वजह से दोनों एग्जाम में, जिसमें मैं आपको बता दूं कि दोनों में तकरीबन 2 लाख+ कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। और जब इसका रिजल्ट आया तो मैं दोनों लिस्ट में टॉप 100 में था। ग्रेट। तो बट उसके बाद पूरी जर्नी अगर मैं आपको बताऊं तो जर्नी अप डाउन ही रही। पूरा मतलब खुश था कि दोनों एग्जाम क्लियर हो गए, बट मीनवाइल क्या हुआ, इधर कोई धांधली के केसेस आए, तो वो दोनों लिस्टें आपकी क्रैश हो गई। मतलब वो दोनों जॉब्स की लिस्ट क्या होगी, क्रैश होगी। तो वो जो टाइम था बहुत डिप्रेसिंग टाइम था, इतनी मेहनत से एग्जाम निकाले थे पर फिर भी टॉप 100 में होने के बावजूद। आप जेके पीएसआई और अकाउंट असिस्टेंट की बात कर रहे हैं? यस यस, हाँ। दोनों दोनों में मेरा जी जी। टॉप 100 में नाम था। वो आपको पता ही है, पीछे जे जे एंड के में जो वो धांधली के केसेस हुए थे, तो उसमें दोनों लिस्टें क्रैश हो गई। तो उसके बाद जो पीरियड रहा वो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग था। बट ये है कि आई वॉज कनेक्टेड टू गॉड, आई वॉज कनेक्टेड टू मेडिटेशन, उसकी वजह से मैं वो सब कोप अप कर पाया। बट फाइनली अब जब फिर से री एग्ज़ाम हुए तो मेरा फिर से दोनों में लिस्टों में मेरा नाम था। ग्रेट। इवन कि अकाउंट असिस्टेंट में मेरा रैंक बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ। पहले बार मेरा रैंक 88 था पूरी यूटी में, और इस टाइम मेरा रैंक 36 था आया। तो अभी ग्रेट। मैं प्रेजेंटली अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट में एज अ अकाउंट असिस्टेंट काम कर। ग्रेट 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 ग्रेट। फ्रॉम कि उस टाइम पे जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की जर्नी स्टार्ट करने वाले थे, इंजीनियरिंग की तरफ शिफ्ट हुए, फिर वापस घर आते हो, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन शुरू करते हो, फिर शिफ्ट हो जाते हो टीचिंग की तरफ।
but at the end now you are working for government of Jammu and Kashmir. It's a great achievement. और अभी तक जो मुझे बहुत सारे लोगों से भी पता है कि स्वतंत्र सर ने, बहुत सारे बच्चे भीड़ लगा के आते हैं कि मुझे पढ़ना है, मैं बहुत सिंपल से घर का हूँ, मुझे मैथमेटिक्स समझ नहीं आता, मुझे रीजनिंग समझ नहीं आती, फिजिकली बहुत फिट हूँ, भाई दौड़ जितनी मर्जी लगा लो निकलवा लो, पर मैं रिटर्न नहीं क्वालिफाई कर पाऊंगा। और स्वतंत्र सर ने उन बच्चों का माइंड भी चेंज करा और उनको अचीव भी कराया। थोड़ा इस जर्नी के बारे में बताइए प्लीज। देखो विवेक जी, अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि हर एक बच्चे में कैपेबिलिटी है कि वो कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकता है। जी। बट हम पहले से ही ना अपने आप को अंडरमीन करते हैं, हम पहले से ही एक धारणा बना लेते हैं कि भाई मेरे से मैथ नहीं होगा, मेरे से जीके नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरा मैथ तो बचपन से ही कमजोर था, सर मेरे से मैथ नहीं होगा। बस वो मैं जो मेरे को लगता है एज अ मेंटर या एज अ टीचर मैं कुछ योगदान उनकी जिंदगी में कर पाया, तो उनको मोटिवेटेड रखा। करना उन्होंने खुद है, उनको मोटिवेशन देना, उनको वो यकीन देना कि भाई आप कर सकते हो। और अगर नहीं भी कर सकते हो तो कोई ऐसा मेथड डिवाइस करना कि वो उस सब्जेक्ट में कमजोर होने के बावजूद भी अपना सिलेक्शन लिस्ट में नाम कैसे देखें। जैसे अगर हम्म। आपका मैथ्स नहीं है तो आप बाकी सेक्शनों में मेहनत कर सकते हो। बट ये है कि आपको अभी अभी का तो जो कंपटीशन लेवल आपको पता है जो चल रहा है, तो वो तो आपको सभी सेक्शंस आनी चाहिए। जी। तो सभी सेक्शन हर एक बच्चा जो कमजोर है या पुअर एजुकेशनल बैकग्राउंड से है वो भी कर सकता है, अगर आपको राइट गाइडेंस राइट मोटिवेशन मिले। तो मेरे को लग रहा है कि मैं कोई बहुत बड़ा टीचर नहीं हूँ, मेरे से बड़े बड़े दिग्गज इस फील्ड में है। मैं तो एक छोटा सा मतलब अपने शौक के तौर पे मैंने ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था, एक सेवा भाव से इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था। मेरे लिए तो पैसा भी इतना मोटिव नहीं था उस टाइम पे। मेरे को ये था कि जो मेरी कैपेबिलिटी के अंदर मैं सोसाइटी के लिए कैटर कर सकता हूँ तो मुझे करना चाहिए। तभी मैंने बहुत बड़े बड़े एग्जाम नहीं पकड़े, सीजीएल नहीं पकड़ा या वो नहीं पकड़ा। मेरे को था कि मैं अपनी बेस्ट कैपेबिलिटी से कौन से एग्जाम कर सकता हूँ, तो मैंने वही अपना डोमेन रखा। और भगवान की कृपा से पूरे कठुआ जिले में उस डोमेन में हमसे ज्यादा सिलेक्शंस कोई भी नहीं दे पाया अभी तक। ग्रेट। ग्रेट। ठीक है, बहुत बड़े बड़े फ्रेंचाइजीज हैं कठुआ में, बट जो हमारा डोमेन है जिसमें हम कैटर करते हैं, उस डोमेन में हमसे ज्यादा सिलेक्शंस कठुआ में कोई नहीं दे पाया। इट्स अ बिग तो उसमें अचीवमेंट। पूरा का पूरा श्रेय जो है वो टीचर्स, जो हमारे सहयोगी टीचर्स हैं और जो बच्चे हैं, 80 से 90% मैं बोल रहा हूँ बच्चों की खुद की मेहनत होती है। हम तो सिर्फ 10% ही योगदान करते हैं। वो उनकी अपनी मोटिवेशन, बस उनको मोटिवेटेड रखना, मेरे को लग रहा है मेरा इतना ही काम है, बाकी बच्चे खुद ही कर जाते हैं। स्वतंत्र भाई एक बात पूछना चाहता हूँ, जब आपने तैयारी शुरू करी अराउंड 2019, इतना बूम नहीं था इंटरनेट का, बहुत सारी चीजें बेसिक आपने कोचिंग से शुरू करा था या सेल्फ स्टडी से शुरू किया, और कौन कौन से रिसोर्सेज का आपने इस्तेमाल किया? अगर मैं अपनी कम्पिटिटिव जर्नी की बात करूं तो उस टाइम पे थोड़ा फाइनेंशियली मैं ठीक नहीं था, तो क्योंकि मैं तो कम्पिटिटिव में एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स के लिए देख रहा था। तो उसकी जो कोचिंग आपको पता है दिल्ली वगैरह में 2 लाख प्लस 3 लाख प्लस, तो उस टाइम पे मैं फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं था कि मैं इसको परस्यू कर पाऊँ। तो मैंने सेल्फ स्टडी से स्टार्ट किया था। तो आप ओके। बोल सकते हो कि हाँ, कोचिंग का एक बहुत बड़ा योगदान होता है आपकी ये पूरी प्रेपरेशन जर्नी में। जो गाइडेंस आपको टीचर दे सकते हैं विद इन 2-3 मंथ्स में, अगर आप खुद से कर रहे हो तो आपको वो समझने में 2-3 एग्जाम लग जाते हैं, है ना। तो जी। बट मैं फाइनेंशियली इतना उस टाइम पे नहीं था, और उस टाइम पे इतना यूट्यूब वगैरह इस पे वो जो फ्री क्लासेस वो भी इतना कंसेप्ट नहीं था। बट हाँ, कुछ सीनियर्स थे जो इस फील्ड में थे, तो उनकी गाइडेंस से मैंने सेल्फ स्टडी करी और अपनी एनसीईआरटीज वगैरह अपने ये स्टैंडर्ड बुक्स से ही मैंने प्रिपरेशन करी। ओके। तो एक चीज, क्या टाइम टेबल बनाकर पढ़ना ज्यादा इम्पैक्ट देता है या फ्लेक्सिबल अप्रोच ज्यादा इम्पैक्टफुल है? मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं था मेरा कि मेरे को मतलब इतने घंटे बैठना है। वैसे घंटे वाला मेरा कंसेप्ट नहीं था, मैं पूरे सिलेबस को डिवाइड कर लेता था ना। जैसे पूरा सिलेबस पकड़ा है मैंने और मैंने एक टारगेट रखा है कि मुझे इसको 2 मंथ में कंप्लीट करना है ना, तो मैं उसको 2 मंथ के हिसाब से डिवाइड कर लेता था टाइम को, है ना। तो अगर एफिशिएंसी ज्यादा रही तो कई बार 3-4 घंटे में भी हो जाता था, और अगर एफिशिएंसी कम रही तो कई बार 10-12 घंटे भी लग जाते थे। तो ये मेरे हिसाब से ये जो स्ट्रैटेजी होती है, ये प्लान होता है, बंदे को अपनी सहूलत सहूलत के हिसाब से देखना चाहिए, ना कि मतलब मेरे को किसी को कॉपी करके वो करना है। ठीक है, अब मेरा ये था कि मैं पूरा दिन बिल्कुल नहीं पढ़ता था। ठीक है, मेरे को आदत है मतलब कॉलेज टाइम से कि मैं रात को पढ़ता था,
कई बार पूरी पूरी रात भी पढ़ते रहना, कई बार 2 घंटे में ही हो जाता था, जितना मतलब हमारा डे का कोटा होता था। तो वो वेरी करता है। हाँ, तो पेपर अगर पास में है तो 10 से 12 घंटे भी पढ़ना पड़ जाता था। अगर पेपर में भी टाइम है तो 4 5 6 घंटे, मतलब अगर आप कंसिस्टेंट हो, जो मेन बात है। अगर आप मतलब IAS KS के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट हो तो आप 5 6 घंटे अगर कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो, तो मेरे हिसाब से वो मोर देन इनफ है। वो सबसे इंपॉर्टेंट कि किसी को कॉपी ना करो, फिक्स अप्रोच नहीं है। आप डिवाइड करो जो आपको अच्छा लगे। ये अगर जैसे आप आपको ये अच्छा लगे। हाँ एग्जैक्टली, जैसे आपको अच्छा लगे आप तैयारी करना शुरू कर दो। ऑटोमेटिकली वो इट विल हेल्प यू, पर कंसिस्टेंट रहो। स्वतंत्र भाई, कंसिस्टेंट रहना, लगातार नया पढ़ते जाना या रिवीजन करना, ये दोनों में कैसे कंबाइन करें? और ये सबसे बड़ा चैलेंज है बच्चों के लिए और सबके लिए। देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगर किसी भी प्रिपरेशन जर्नी में जाना है। तो रिवीजन आपकी फ्रीक्वेंट होनी चाहिए। जैसे मेरा ये होता था कि जब मैंने नया स्टार्ट करना है ना, तो नेहा से पहले जैसे मेरी 3 घंटे की अगर स्टडी है, तो उसमें से लगा लो ऑलमोस्ट 50% मेरा रिवीजन में जाता। जब तक मैं पिछला रिवाइज नहीं कर लूँ, मैं आगे नहीं चाहता था। मतलब इवन कि जो कल पढ़ा है पहले वो रिवाइज करूंगा, फिर नया पढ़ूंगा। जैसे अगर 3 घंटा मैं पढ़ रहा हूँ, तो उसमें से 1.5 घंटा मैंने पिछला रिवाइज करना है, और फिर मैंने जो न्यू फ्रेश वो स्टार्ट करना है, क्योंकि रिवीजन इज द की। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको ज्यादा कवर नहीं करना है, आपको जो कवर किया उसको याद रखना है। वो ज्यादा एक चीज इंपॉर्टेंट और, होता है। मतलब आपने मंडे को पढ़ाई शुरू करा, मंडे का आपने रिवाइज किया ट्यूसडे को, पर जो ट्यूसडे को पढ़ा है वो वेडनेसडे को, इस पूरा एक हफ्ते का आप बताइए जो आपके बैकलॉग्स हैं, या आप इनको कैसे कवर करते थे, इनको कैसे रिवाइज करते थे और आगे कैसे बढ़ते थे? देखो, इसमें भी एक मेथड होता है जिसमें हमने क्या करना होता है कि 1 दिन के बाद रिवाइज करना है, फिर 7 दिन के बाद रिवाइज करना है, फिर 14 दिन के बाद रिवाइज करना है, और फिर महीने के बाद पूरा रिवाइज करना है। इसको थोड़ा तो प्लीज अगर डिफाइन ऐसे, करें। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे आज मैंने कोई चीज पढ़ी है ना, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे को ज्यादा लंबे टाइम के लिए रिटेन रहे। तो उसके लिए क्या करना होता है, जो आज पढ़ा ना उसको कल एक बार रिवाइज कर लो। जी। कल हो गया, फिर उसके 7 दिन के बाद फिर से उसी टॉपिक को, मैं एक टॉपिक की बात कर रहा हूँ, उस ओके। टॉपिक को मुझे 7 दिन के बाद भी रिवाइज करना है। फिर 14 दिन के बाद भी उसको रिवाइज करना, और लास्ट में मंथ के बाद एक बार रिवाइज करना। तो अगर ये 4 रिविजन्स मैं एक मंथ के अंदर उसको दे रहा हूँ, तो वो ज्यादा लंबे पीरियड के लिए रिटेन रहता है। ओके। और एक बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, जो मेन रिवीजन आपकी होती है ना कम्पिटिटिव एग्जाम से पहले, उस पे अगर कोई बच्चा MCQs पे ज्यादा जोर दे रहा है ना, तो उसके सिलेक्शन के जो चांसेस होते हैं वो दूसरे के मुताबिक 50% बढ़ जाते हैं। तो MCQs PYQs, कोई कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, खास करके प्रीलिम्स हो गया या OMR बेस्ड पेपर हो गया, उसके लिए जो आपका MCQ रिवीजन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब पेपर के 1 से 1.5 महीने पहले हम पूरा सिलेबस रिवाइज नहीं करते। हम सिर्फ, मैं अपना बताऊं, बाकियों का मुझे पता नहीं, मैं सिर्फ MCQ रिवाइज करता था और उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एग्जाम्स से कुछ दिन पहले और एग्जाम के कुछ दिन बाद, क्या मतलब जो एग्जाम आपका आने वाला है और एग्जाम वाले दिन, क्या माइंडसेट होना चाहिए? क्या हम अपनी रूटीन को चेंज भी करते हैं उस दौरान? देखो, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे एग्जाम से 1 महीना पहले, तो मेरा तो ये होता था, 1 महीना पहले तक मैं फिर नया पढ़ना बंद कर देता था। ठीक है ना, अभी आपको लग रहा है कि 10 15 दिन बचे हैं एग्जाम को, तो आप नया नहीं पढ़ सकते हो। खास करके वो एग्जाम्स जिसका सिलेबस बहुत वास्ट होता है ना, उसमें आपको ये करना है कि अब 15 20 दिन बचे हैं, आपने जितना पढ़ लिया आप उतना ही पढ़ पाओगे। बस अब आपको जितना पढ़ा है ना उसको आपने रिटेन करना है। तो वो 15 20 दिन आपको रिवीजन पे ही देने हैं, आपको फ्रेश कुछ नहीं पढ़ना। अगर आपको फ्रेश पढ़ना था तो वो आपको 6 महीने पहले पढ़ना था, या 1 महीने पहले तक पढ़ लेना चाहिए था। अब आप देखोगे कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पेपर के दिन कॉपियां लेके गए होते हैं और वहां बाहर रिवाइज कर रहे होते हैं। जब बाहर पढ़ रहे होते हैं उससे कुछ नहीं होता, उससे जो आपने पढ़ा हुआ है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो 1 दिन पहले तो मैं अपना बताऊं तो मैं एग्जाम से 1 दिन पहले पढ़ना ही बंद कर देता हूँ, अपने माइंड को टोटली रिलैक्स करता हूँ। तो क्योंकि जो आपने पढ़ रखा है वो आपका अब प्रेपरेशन हो गया, अब 1 दिन में आप कुछ नहीं कर पाओगे। जो आपने 1 साल में नहीं कर पाया तो वो 1 दिन में नहीं हो पाएगा। है ना, तो एग्जैक्टली। वो लास्ट के जो 15 से 20 दिन होते हैं वो रिवीजन में जाने चाहिए। और पेपर से 1 दिन एटलीस्ट अपने आप को दो, माइंड को रिलैक्स रखो, अच्छा खाओ, अच्छी नींद लो, और पूरा फ्रेश होके पेपर में जाओ। एग्जैक्टली, लेकिन जब आप तैयारी करते हो ना, सबसे बड़ी चीज आती है फेलियर्स।
और आप उन फेलियर्स को देख के आपका माइंडसेट कहता है यार छोड़ देना, अब नहीं हो सकता, कुछ और पकड़ लो। देख वो दोस्त मेरे कहाँ चले गए, वो कहाँ चले गए। मैं अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं कर रहा होता, आज कॉर्पोरेट में कहीं ना कहीं होता। तो उन फेलियर्स को कैसे हैंडल करना है, और उन फेलियर से आपने क्या सीखा जो आपको लाइफ में अभी हेल्प कर रहा है। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर फेलियर की बात करूं तो मेरे को लगता है कि मेरे से ज्यादा फेलियर किसी ने नहीं देखे। मैंने आज तक आपको बोल रहा हूँ कि 8 से 10 एग्जाम क्लियर किए होंगे। तो मेरे 8 से 10 में से 8 एग्जाम पास होने के बाद लिस्ट क्रैश हुई। मतलब एक बार नहीं हुआ, मेरे साथ 5-6 बार ऐसा हुआ था। जेके बैंक बैंकिंग एसोसिएट का पीओ का पेपर क्लियर था, बिल्कुल। बाद में क्रैश हो गया था, फिर से हुआ था। वो किसी कारणवश मैं दे नहीं पाया था। उससे पहले केएस 2016 का मैंने प्री क्वालिफाई किया था, उसके मेन होते होते 2-3 बार क्रैश होके 2019 में जाके हुआ था। मतलब मेरा 3 साल उधर ही फंसा रहा था मैं। तो मैं आपको बोलूँ, फेलियर आज की डेट में अगर कोई बच्चा गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर रहा है ना जो, तो उसको एट द वेरी बिगनिंग आपके अपने माइंड में एक चीज बिठा के रखनी है कि फेलियर इज अ पार्ट। कि फेलियर भी इसका क्या है, पार्ट है। अब फेलियर एक टाइम तो ऐसा था मेरी तैयारी में कि मैं रिजल्ट का सोचता ही नहीं था। मैंने आज पेपर दिया, वो पर्टिकुलर पेपर की तैयारी खत्म, नेक्स्ट पेपर की नेक्स्ट डे से तैयारी स्टार्ट हो जाती थी कि रिजल्ट जो आएगा देखा जाएगा, अगले की तैयारी क्या करो स्टार्ट। क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, आपको पता है कि जे एंड के में क्या, पूरे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है। ठीक है, और खास करके जे एंड के की बात करें तो यहाँ प्राइवेट सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा एजुकेटेड जो यूथ है उसका जो रुझान है वो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तरफ क्या है, बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल। है। आप देख रहे हो कि 20 साल का बच्चा और 30 से 40 ईयर्स का बच्चा भी सेम एग्जाम में बैठ रहा है। ठीक है, तो मतलब इतना एज गैप होने के बाद कोई भी फॉर्म जिसकी 20 पोस्टें भी हैं वहां भी 2.5-3 लाख फॉर्म फिल हो रहे हैं। जी। तो अब अगर आप नंबर ऑफ पोस्ट देखें और नंबर ऑफ कैंडिडेट देखें तो आपको पता है कि सिर्फ 5 से 6% बच्चों की सिलेक्शन होगी, 95 ने फेलियर ही देखना है। होना। तो पहले तो आपको माइंड में रखना है कि फेलियर भी हो सकता है, और ज्यादा चांसेस फेलियर के हैं, सक्सेस रेट कम है। तो फेलियर से डील करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो डिप्रेशन एंजाइटी जो मैंने फेस की है, मैंने आपको बोल रहा हूँ कि जब जेकेपीएससी का फाइनल लिस्ट में नाम आया, जब अकाउंट असिस्टेंट का फाइनल लिस्ट में नाम आया, तो वो जो एक साल रहा है वो इतना डिप्रेसिंग था मेरे लिए। मैं डिप्रेशन पे रहा हूँ, एंटी एंजाइटी मेडिसिन पे रहा हूँ, मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेट हो गई उसके बाद। इवन कि पैरेलली मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा था, मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छा चल रहा था, पर उसके बावजूद भी डिप्रेशन एंजाइटी आई है। क्योंकि 5-6 साल की मेहनत थी, नाम भी आया, टॉप 100 में रैंक आया, उसके बावजूद कैश हो गई लिस्टें, मतलब हाथ से आई नौकरी हाथ से चली गई। तो बस यही कहना चाह रहा हूँ कि आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि फेलियर भी आएंगे। बट ये है कि जब बहुत सारे फेलियर्स के बाद जब आप सक्सेस हो गए ना, तो उसका मजा भी बड़ा ज्यादा होता है। वो कहते हैं ना, जैसे ठंडी हवा का मजा पसीना बहने के बाद ही आता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अब जब ये एग्जाम क्लियर हुए तो अब भगवान की कृपा से मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में कार्यरत भी हूँ इस टाइम पे। तो मतलब अब लगता है जब पीछे मुड़ के अपनी जर्नी देखते हैं तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। वो लो फेज को कैसे हैंडल करना है, वो हाई फेज को कैसे हैंडल करना है, तो मतलब ओवरऑल जर्नी इट वाज वेरी एक्साइटिंग जर्नी। तो कोई अब पीछे देखते हैं तो इतना गम नहीं होता कि कुछ गलत हुआ था, सब सही है। आप मेहनत करते जाओ, मेहनत करते जाओ, एक ना एक दिन आपको अचीवमेंट जरूर मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी। जो क्विट करते हैं अगर वो लूजर होते हैं, जो लगातार एफर्ट्स डालते हैं वो कभी लूजर नहीं होते। देखो गवर्नमेंट एग्जाम में कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जैसे अगर आज आप एक एग्जाम दे के आए हो ना, तो आपको एक दिन की रेस्ट नहीं करनी है, आपको नेक्स्ट डे से नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करनी है। जो इस तरीके से चलता है तो वो 1-2 साल के अंदर गवर्नमेंट जॉब में कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाता है। बस बोलते थे भाई एक चीज और, जैसे अभी फॉरेस्टर का रिक्रूटमेंट ओपन हुई, वो क्रैश हो गया रिटर्न एग्जाम से पहले ही। बहुत सारे बच्चे उसकी तैयारी भी कर रहे थे। ये चीजें भी दिमाग में रखने की जरूरत है कि बेशक आपका फॉर्म निकला है, आपने फिल आउट करा है, पर वो कैंसिल हो सकता है। आपको नेक्स्ट मैं एग्जाम की तैयारी। हमसे अच्छा कौन जानता है, मैं वही तो आपसे बार बार डिस्कशन कर रहा हूँ हाँ। कि देखो एक एग्जाम में आप फेल हो जाओ ना तो वो इतना डिसअपॉइंट नहीं करता आपको।
जी। जब एक एग्जाम में आप सेलेक्ट हो जाओ और फाइनल ज्वाइनिंग से पहले आपकी लिस्टें क्रैश हो जाएं, और वो उस क्रैश में आपकी कोई भी गलती नहीं है, आपने अपने दिल से मेहनत की है, आपने खूब मेहनत की है, बट कोई भी कारण रहा हो, कोई धांधली रही हो या कोई भी कारणवश जब वो कैंसल होता है तो वो ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग होता है। तो क्योंकि ये जे-एंड-के है, बड़ा अनफॉर्च्यूनेट है कि ये बड़ी चीज़ें बहुत फ्रीक्वेंटली हो रही हैं। कोई भी मतलब सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे बड़ा स्मूथली नहीं चलता है। ठीक है, अब बोलो कि इसमें गवर्नमेंट की गलती है या स्टूडेंट्स की गलती है, ये क्या बोल सकते हैं इसमें, बट ये है कि आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। जर्नी फ्रॉम एस्पेरेंट टू टीचर। एक एक्सीडेंटल टीचर कठुआ में रेवोल्यूशनाइज कर देता है बहुत सारी युवाओं की जिंदगी। स्टूडेंट्स को कैसे गाइड किया, वो चिंगारी पैदा कैसे करी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चिंगारी पैदा करना, इस बारे में बताइए। देखो, मैंने आपको बोला कि कोई भी बच्चा है ना, अगर वो पुअर एजुकेशनल बैकग्राउंड से भी है ना, तो उसके अंदर ही इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अपनी मेहनत से ही सिलेक्शन ले सकता है। तो सबसे बड़ा पॉइंट होता है मोटिवेशन पॉइंट, कि आपको उनके अंदर ये इनकलकेट करना है कि आप कर सकते हो। और दूसरा जो मैंने देखा कि एक लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर भी हो सकती है, और एक लैंग्वेज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी हो सकती है। एग्जैक्टली। तो जब हम फैंसी इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं ना, तो वहाँ पे टीचर इंग्लिश में, ये वो मतलब हिंदी में। तो मेरे को ना, जब मैं स्टार्टिंग में आया तो मैंने डोगरी में ही स्टार्ट किया बच्चों को, मतलब एक्सीडेंटली, मतलब मैं ज्यादा कंफर्टेबल डोगरी में रहता था तो मैंने डोगरी में ही पढ़ाना स्टार्ट किया। मतलब मेरे को लग रहा है कठुआ में पहला मैं ही होऊंगा जो डोगरी में पढ़ाता था। तो मैंने डोगरी में उनको समझा के, जैसे खान सर से मैं मोटिवेटेड था ना, हाँ खान हाँ सर भोजपुरी में, हाँ तो हाँ। बच्चे ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। जी। और दूसरा, वो जो टीचर का टाइटल था ना, वो मैंने नहीं रखा। मैं बोला बच्चों को कि मैं टीचर नहीं हूँ, मैं भाई हूँ आपका बड़ा, टीचर वाला चाहिए नहीं। तो मतलब वो एक जो बॉन्ड एस्टेब्लिश कर पाते हो ना बच्चों से, तो जब आप बच्चों को से वो बॉन्ड शेयर करते हो ना, बच्चे फिर शर्म नहीं करते ना आपको। ऐसे 100 बच्चों की क्लास है, तो अगर उसमें एक बच्चा बहुत ढीला है बेचारा, तो वो तो शर्म से ही नहीं पूछेगा आपको कि पता नहीं क्या बोल देंगे सर, आगे पूरे 100 बच्चों के सामने बेइज्जती हो जाएगी। तो एक वो एटमॉस्फेयर वो क्रिएट किया कि पहले तो सभी बच्चों को खोलना है हमने, कि भाई इधर कोई बाहर का नहीं है, कोई मजाक नहीं है, जो मजाक उड़ा रहे हैं वो भी आपके जैसा एस्पिरेंट हैं। तो कोई इधर बहुत इंटेलिजेंट बच्चे नहीं हैं जहाँ आप बहुत कम नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करना क्लास में, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, और एक वो बड़े भाई की तरह उनको गाइड करना, ना कि टीचर की तरह। और दूसरा, लैंग्वेज जब हमने चेंज की, डोगरी रखी, तो बहुत सारे जो गाँव के बच्चे थे वो कनेक्ट कर पाए। तो वो जो एटमॉस्फेयर था, आई थिंक उसने थोड़ा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया। और मैंने खुद भी नहीं सोचा था कि मतलब इतना अच्छा सक्सेस रेट आएगा। जब मेरी पहली अपन इंस्टीट्यूट में पहली सिलेक्शन आई, तो कठुआ में सबसे ज्यादा थी, कोई 40+ स्टूडेंट उस टाइम पे सिलेक्ट हुए थे। तो मतलब मैं खुद ही हैरान था कि ये कैसे हो गया। तो फिर वो धीरे धीरे मैंने वो रुकने नहीं दिया, मतलब वो एटमॉस्फेयर बढ़ता गया, बच्चे भी बढ़ते गए, सिलेक्शंस भी बढ़ती गई। फिर उस दौरान मेरी खुद की भी जॉब लग गई, तो फिर वो थोड़ा मेरे को वो टीचिंग फील्ड छोड़ना पड़ा। तो चलो, अभी इंस्टीट्यूट जो चल रहा है वो हमने बंद नहीं करना है। वो जो भी बच्चे जब तक हम सेवाएं दे पाएंगे वो देंगे। बट ये है कि ग्रेट। कुछ एक्सीडेंटल ही चीजें थी, मैंने खुद से सोचा नहीं था, वो एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ। वो लैंग्वेज में जो डोगरी में मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, वो भी मतलब एक्सीडेंटली था। बच्चे ज्यादा कनेक्ट कर पाए, तो फिर मैंने वही मोड ऑफ टीचिंग भी रखा। मैं तो समझ आई रहा थिंक। हूँ। आप हिस्ट्री डोगरी में पढ़ा देंगे, आप पॉलिटी डोगरी में पढ़ा देंगे, पर वो साइंस के कंसेप्ट आपने वो कैसे उनको एक एक कुछ हो जाए कि मतलब कैसे आपने कोई साइंस का कंसेप्ट है वो कैसे डोगरी में शुरू किया। सो डोगरी में मतलब वो नहीं है कि, मतलब जैसे डोगरी में समझा देना कोई भी कंसेप्ट है, तो मतलब उसमें जैसे मैथ्स, मतलब मैं मोस्टली मैथ्स ही पढ़ाता हूँ, साइंस का तो मैं कम पढ़ाता था। जी। मैथ्स मतलब डोगरी में प्लस सिखा देनी उनको, है ना। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मोस्टली बच्चे जो बेसिक मैथमेटिक्स होता है ना, तो हम्म। उसमें ही कंफ्यूज रहता है। उनको प्लस का नहीं पता होता, उनको शिफ्ट करना ही नहीं पता होता, उनको मल्टीप्लाई नहीं पता होता, उनको डिवाइड ही नहीं पता होता। तो हम चाहते हैं कि वो बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करें, हाँ है हाँ ना। तो हाँ। उनको पहले बेसिक से बिठा के, मतलब पूरे अपने डोगरी लैंग्वेज में समझा देना कि इन्ना प्लस कर दे, इन्ना माइनस कर दे, इन्ना मल्टीप्लाई करनी, टेंशन नहीं लेनी, टेबल लर्न करो। तो मतलब उस तरीके से ना आपने ओके। उनको बेसिक से, मतलब जैसे नर्सरी, मतलब लो फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चों को प्लस माइनस सिखाते हैं ना, तो उस तरीके से सिखाना। पहले मेरे 15 दिन की क्लासेस यही रहती हैं, उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं। और बड़े, इवन कि हम भी
जो छोटी क्लासों में चीजें छोड़ी हैं तो अभी पकड़ेंगे तो हम भी कंफ्यूज हो जाएंगे, वो बड़ी बात नहीं है। एग्जैक्टली, ठीक है एग्जैक्टली। ना, वो जो हम सम करते हैं वो अभी तक बहुत बहुत बच्चों को उस चीजों में दिक्कत होती है। तो वही मेरे को ना, जब मैंने दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ाना शुरू किया था तो मेरे को उधर ही पता चल गया था कि बच्चों की कमी क्या है। ये नहीं है कि बच्चों का दिमाग नहीं है, दिमाग तेज है इनका, इनके जो बेसिक्स हैं वही क्या है, क्लियर नहीं है। तो उनको कुछ नहीं करना है, वो जो फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चों को प्लस माइनस सिखाते हैं, मल्टीप्लाई, अंडर स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, वो चीजें करा के उनको अच्छे से, तो जब हम उनको हाई लेवल पे लेके जाते हैं तो बड़ा अच्छा स्कोर करते हैं बच्चे। सिंपल तरीके से अगर बच्चे पढ़ेंगे, सिंपल चीजें अगर परोसी जाएंगी जैसे तो उन तक। आपको रेफरेंस मैं दे सकता हूँ खान सर का, कितने बड़े हम्म, बड़े साइंस के कंसेप्ट वो कितनी इजीली समझा देते हैं। हम्म। ठीक है ना, वो बहुत बड़े फैंसी फैंसी बड़े फैंसी वर्ड्स नहीं यूज करते, वो अपनी भोजपुरी की देसी लैंग्वेज में समझा देते हैं कि मोटा मोटा इसका प्रोसीजर क्या है। हम्म। ठीक है, क्योंकि ये एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होता है, इधर आपको थ्योरी नहीं लिखनी है, आपको बस इतना है कि आपको क्वेश्चन का एक वर्ड में आंसर देना है। तो अगर आप कहीं ना कहीं उस चीज को कनेक्ट कर पा रहे हो, एक वर्ड से भी आंसर दे सकते हो आप। ठीक है, तो एग्जैक्टली, मतलब मोस्टली वही है कि एक पेपर ओरिएंटेड आपकी अप्रोच कैसी रहनी चाहिए। तो एग्जैक्टली। वो मेरे को तो अभी भी यकीन नहीं होता कि मैं कर पाया ये, क्योंकि मेरे को नहीं लगता था कि मैं मतलब कोई अच्छा टीचर हूँ या वो। तो ये तो मेरे को लग रहा है भगवान की ग्रेस है और उनके बच्चों की खुद की मेहनत है कि वो कर पाए हैं। नहीं, ठीक है, आपने मैंने भगवान ने देखा मतलब है। किसी को चढ़ाना होता है ऊपर तो चढ़ा देते हैं, वो मेरे को नहीं लग रहा कि मैं मेरे में खुद में इतनी कैपेबिलिटी थी कि मैं इतने बच्चों की सिलेक्शन करा सकता था। नहीं, वो देखा है, भीड़ देखी है, वो लड़ाई देखी है सीट के लिए आपके वहां पे। इट्स हार्ड वर्क, और जो आपने मेहनत बच्चों के लिए की और उसका रिजल्ट है।